Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, Dosa. Today is my lecture on threatened species. संकटग्रस्त जातियाँ. ये BSc थर्ड ईयर जूलॉजी का इकोलॉजी की बुक में से लिया हुआ टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संकटग्रस्त जातियाँ. कल के मेरे वीडियो में आपने देखा होगा वन्य जीव संरक्षण की यदि हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने उनके कारण पढ़े थे कि वो कौन से मूलभूत कारण हैं जिनकी वजह से वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी हुई और हमें उनके संरक्षण का प्रयास करना पड़ा. इसी के अंदर एक नया टॉपिक निकल के आया है संकटग्रस्त जातियाँ. मानवीय गतिविधियाँ, प्रदूषण, शिकार, इन सभी गतिविधियों के फलस्वरूप जातियों की संख्याओं में निरंतर कमी आई. इस कमी को पूरा करने के लिए एक सोसाइटी का गठन हुआ जिसका नाम है IUCN. ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए, जब संकटग्रस्त जातियों के बारे में या फिर वन्यजीव संरक्षण के बारे में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके बारे में पता चला कि वास्तव में मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप जंतुओं की संख्या में लगातार कमी हो रही है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मिलकर एक IUCN नामक सोसाइटी का गठन किया, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इनका जो मूल काम था वो प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना था. जो मूल मोटो जो था, जो इनका मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि प्रकृति और प्रकृति के अंदर जो हमें प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उनका हम विनाश कैसे रोक सके, कैसे उनको हम सुरक्षित कर सके, प्रिजर्व कर सके या उनका कंजर्वेशन किया जाए. इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की जिसे रेड लिस्ट कहते हैं. रेड लिस्ट सूची के अंतर्गत उन्होंने उन जीवों को रखा जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे खड़े हैं या संकटग्रस्त हैं, ऐसे जिनका खतरा मंडरा रहा है, जिस पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है. तो ऐसे जीवों को उन्होंने रेड लिस्ट में रखा और इन रेड लिस्टों को उन्होंने एक बुक में रखा. उस बुक का नाम रखा गया रेड डाटा बुक. हिंदी में यदि हम बात करें तो लाल आंकड़ों की पुस्तक, लाल आंकड़ों की जो पुस्तक है रेड डाटा बुक, इसके अंतर्गत जो जातियां विलुप्त के कगार पे खड़ी हैं या विलुप्त हो रही हैं उनको उन्होंने चिन्हीकृत किया कि भाई ये जीव ऐसे हैं जो लगभग यदि इनका संरक्षण आज की तारीख में नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये जातियां लगभग विलुप्त हो जाएगी. अब इसमें जो रेड शब्द है, ये रेड ही क्यों लिया गया? रेड का मतलब क्या है कि रेड मनुष्य के संदर्भ में हम बात करें तो ये खतरे का निशान होता है. इस खतरे के निशान के कारण ही रेड डाटा बुक का नाम रेड डाटा बुक रखा गया है. अब इसके अंदर देखिए, इसमें भी जो रेड डाटा बुक है इसमें 2 टाइप्स पेज होते हैं. एक तो पिंक कलर का पेज होता है, इसमें जो जाति खतरे के निशान पे चल रही है उसका जो सूचना इंद्राज की जाती है वो गुलाबी पृष्ठ के पन्नों पे की जाती है, तथा जो जाति अब सही हो गई है, विलुप्ति के कगार से बाहर निकलकर अब उनकी प्रचुरता है, तो उनको ग्रीन पेज के ऊपर रखा जाता है. IUCN ने जीवों को उनके संकटग्रस्त होने के आधार पर भिन्न भिन्न कैटेगरी के अंतर्गत बांटा. सबसे पहले उन्होंने एक कंसेप्ट दिया संकटग्रस्त. संकटग्रस्त के अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये विलुप्त तो नहीं हुई है लेकिन ये विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुई है, तो ऐसी जातियों को उन्होंने संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड कहा. दूसरा है वल्नरेबल. वल्नरेबल में भी यह है कि ये अभी तक विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि इनके बचाव के ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाएंगी. तीसरा है लो रिस्क. लो रिस्क में जातियों को कम खतरा है, अर्थात ये विलुप्ति के बहुत कम चांस हैं इनके. नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्ट, निम्न सरोकार.
इन जातियों को अभी संकटग्रस्त जैसी कोई भी चीज से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। एक है डाटा डिफिशिएंट। डाटा डिफिशिएंट जो है, इनका वातावरण में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब है पर्टिकुलर जाति का हमें कोई डाटा पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनको डाटा डेफिशिएंट के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है इसके बाद में आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर के अंतर्गत वे जातियां जो पहले संकटग्रस्त के कगार पे खड़ी थी या विलुप्ति के कगार पे खड़ी थी, जब उनका संरक्षण किया गया तो संरक्षण के बाद में वो जातियां वापस रिकवर हो गई, अर्थात उनका रिस्टोरेशन हुआ। तो फलस्वरूप जो चीज़ पहले हमको संकटग्रस्त लग रही थी, अब वो संकटग्रस्त न होकर उसकी प्रचुर मात्रा वापस आ गई। ये तो इनकी मूल कैटेगरी है। और इसमें जो बिल्कुल रिस्क पे हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें एक शब्द आता है विलुप्त। विलुप्त जाति उसे कह सकते हैं जिसकी गणना करने पर गणना नहीं हो पा रही है। यदि मैं उसको सर्च कर रहा हूं लेकिन वो जाति मेरे को वातावरण में प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन जीवों को मैं विलुप्त की श्रेणी में रखता हूं। कहने का मतलब है संकटग्रस्त की जो अगली स्टेज होती है वो विलुप्त होती है, एक्सटिंक्ट होती है। जब मैं उसको ढूंढ रहा हूं तो वो जीव मेरे को प्रकृति के अंदर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी में एक सब कैटेगरी है प्रकृति से विलुप्त, एक्सटिंक्ट फ्रॉम नेचर। प्रकृति से विलुप्त। प्रकृति से विलुप्त का मतलब यह है कि जंगलों में वो जीव नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जीव यदि चिड़ियाघर के अंदर है तो ऐसी कंडीशन में उसको ये कहेंगे कि ये बाहर प्रकृति में तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन कृत्रिम परिवेश जंतुआलय के अंतर्गत अभी तक ये वहीं पर रखा गया है। इसी में एक तीसरी कैटेगरी है गंभीर संकटग्रस्त। गंभीर संकटग्रस्त, इसके अंतर्गत वो स्पीसीज आती है जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं। संकटग्रस्त की जो अगली एडवांस स्टेज है वो है गंभीर संकटग्रस्त, जिसके अंतर्गत वो बिल्कुल गंभीर स्टेज पर खड़ी हुई है। यदि अब उनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो भी विलुप्त की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी संदर्भ को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट चालू किए गए। एंडेंजर्ड स्पीसीज को ध्यान में रखते हुए हर सरकार ने अपने आप में कोई ना कोई प्रोजेक्ट डालकर जिस भी जीव का उनको लग रहा था कि ये अत्यधिक संकटग्रस्त है या विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है, तो उसको बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट डाले गए, जिसमें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक प्रोग्राम आया। इसमें देखिए जो भारतीय बाघ होता है ये एशियाई मूल की धरोहर है। आप देखिए अफ्रीका के अंदर और भारत के अंदर लगभग जानवर समान पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में बाघ नहीं पाया जाता, बाघ अपने एशिया के अंदर पाया जाता है। एशिया में भी यदि हम बात करें तो एशिया में लगभग इनकी 9 सब स्पीसीज पाई जाती है। पैंथेरा टाइग्रिस, जिसकी 9 सब स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें भारत में अकेले में पैंथेरा टाइग्रिस नामक एक स्पीसीज पाई जाती है। अब इधर एशिया के अंदर इन 9 स्पीसीज में से 2 स्पीसीज वर्तमान में लगभग विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में केवल 7 स्पीसीज ही बची हुई है। बाघ बिल्ली कुल का ही एक विशालकाय जानवर होता है। इनका जो कुल होता है तो बिल्ली आप जानते हैं उसी कुल से ये होता है, एक विशालकाय जानवर होता है। बाघ को हमारे राष्ट्र भारत के अंदर राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल भी घोषित किया हुआ है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इन उत्तरी राज्यों के अलावा भारत में संपूर्ण जगह पर बाघ पाए जाते हैं। भारत में केवल 3 राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब, इनमें बाघ नहीं मिलता है, उसके अलावा ये अधिकतर पाया जाता है। अब देखिए प्राचीन काल में भारत में भी बाघों की संख्या बहुत अधिक थी। आपने देखा होगा बाघ, चूंकि बाघ का जो स्वभाव होता है वो मैन ईटर होता है। मैन ईटर ये नरभक्षी है।
आमना सामना होने की स्थिति में ये मनुष्य को मार देता है और उसको ये खा जाता है। उसके इसी स्वभाव के कारण पूर्व में इसका काफी शिकार हुआ। मैन ईटर कंसेप्ट के कारण इसका काफी शिकार हुआ। मैंने आपको पहले बताया राजा महाराजा जो भी थे उन्होंने अपने आखेट के चक्कर में बाघों का बहुत ही ज्यादा हत्याएं की, जिसके फलस्वरूप एक समय बाद में यह स्थिति हो गई कि बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का कंसेप्ट लाना पड़ा। सन 1972 भारतीय वन्यजीव अधिनियम, भारतीय वन्यजीव अधिनियम आया। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, सन 1947 में जब भारत देश आज़ाद हो गया था, उस आज़ादी के बाद में भी बाघों को मारने के ऊपर कोई विशेष पाबंदी नहीं थी। उसके बाद में भी बाघों का शिकार हो रहा था, लेकिन 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत इसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की भी संकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट में बाघों का शिकार करना बिल्कुल कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा चुका है। इसी क्रम में बाघ एक उच्चतर मांसाहारी भी है और ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो टॉप कार्निवोर है, सबसे उच्च उपभोक्ता जो है वो भी है, तो इसका होना भी खाद्य श्रृंखला को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि इसका मूल स्वरूप, यदि इसकी मूल संख्या खाद्य श्रृंखला से हटा दी जाए तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो भी डिस्टर्ब होगी। इसी क्रम में भारत में वर्तमान में लगभग 27 जगह पर टाइगर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। यदि मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सरिस्का और वो रणथंभौर, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर इस समय टाइगर प्रोजेक्ट चालू है। टाइगर का संरक्षण करना, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट का संरक्षण करना, इसका मतलब यही नहीं है कि हम बाघों को बचाएं। इसका मतलब यह है कि बाघ जिस आवास में रह रहे हैं उस आवास का भी पूर्ण रूपेण संरक्षण होना चाहिए और उसको एक नेचुरल कैपिटा देना है ताकि उसको अपना घर मिले। ऐसा नहीं कि उसको अपन कवर कर रहे हैं, जबरदस्ती रोक रहे हैं, नहीं, बिल्कुल उसी की तरह जैसे वो पहले जीवन जी रहा है अपने जंगल के अंदर, वही जंगल उसको प्रदान करना है। मानवीय गतिविधियों को उस जंगल से दूर रखा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो सरिस्का और रणथंभौर के अंदर सफारी का भी कंसेप्ट है, जिसमें जो पर्यटन आते हैं पर्यटक वहां पर जाकर बाघों को देखकर काफी आनंदित होते हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब टाइगर प्रोजेक्ट नाम का जो ये कंसेप्ट है ये डाला गया। उसी के फलस्वरूप बाघों की गिरती हुई संख्या में काफी कमी देखने को आई है। आज बाघ पुनः अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मेरे आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने संकटग्रस्त जातियां एवं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।